नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वक्त किसी का नहीं होता। सितारे किसी के एक जैसे नहीं रहते। जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। और ऊंचाई तक जाना मुश्किल काम नहीं होता। ऊंचाई पर टिका रहना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि जब पेड़ में बहुत सारे फल लग जाते हैं तो पेड़ को झुक जाना चाहिए। टहनी झुक जाती है, नेचर बताती है। बहुत तेज आंधी चल रही होती है तो जो तने झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, जो अकड़ के खड़ा रहता है वो मारा जाता है, टूट जाता है पेड़। समझ गए होंगे आप बात किसकी कर रहा हूं। एक ही साहब है, अपने ब्रांड, एक अकेला सब पर भारी, मोदी जी। बड़ा यकीन था कि वोट चोरी का जो खेल खेल रहे हैं उसके बाद तो जिंदगी भर हुकूमत उन्हीं की रहने वाली। अपने से भी ज्यादा भरोसा राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार पे था कि इन जैसे गांधी जी के 3 बंदरों की तरह मैंने 2 बंदर बिठा दिए हैं तो ये हमेशा मेरे लिए जी हजूर जी हजूर जी हजूर करते रहे। पूरा भरोसा था कि चुनाव आयोग इतनी बेईमानी कर लेगा, इतनी बेईमानी कर लेगा कि कोई समस्या नहीं रहेगी। मैंने 2-3 दिन पहले एक व्यंग्य के कवि की कविता सुनी, मुझे बड़े मजेदार लगा। उसने कहा कि हर पार्टी अपना प्रचार करती है। कांग्रेस आएगी वो कहेगी हाथ के पंजे पर बटन दबाइएगा। समाजवादी पार्टी आएगी कहेगी साइकिल पर बटन दबाइए। मायावती जी आएंगी कहेंगे हाथी पर बटन दबाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे वो कहेंगे कहीं पर भी बटन दबा दीजिए, वोट तो हमारे खाते में आएगा। वो कभी बड़े शान से बोले, बड़े मुस्कुराते हुए बोले, एक बार नेताजी बीजेपी के बड़े नेता चले गए वोट डालने तो ईवीएम मुस्कुरा के बोली अरे हजूर आप क्यों आ गए, हम तो बने ही आपके लिए हैं। आप तो घर से बैठ के केवल इशारा कर दीजिए, जितने वोट निकलेंगे वो आपके निकलेंगे। यहां तक तो मामला सही था कि मशीन में तो खेल सही था। लेकिन ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार ने कहा कि हजूर मेरे आका जितना मैं आपने मेरे लिए कर दिया, मेरी आने वाली पीढ़ी आपकी गुलाम रहेंगी। हम तो आपके पैर धो धो के पिएंगे, क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा कि आप इंसान हैं ही, आपको देवताओं के देवता हैं। आपने हमें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया, हम देश के लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर देंगे। लोकतंत्र क्या होता है। ज्ञानेश कुमार और आगे निकल गए, बोले आपने मुझ पे, मेरे परिवार पे इतनी मेहरबानी कर दी, मेरी बेटी को कलेक्टर बना दिया, मेरे कमिश्नर दामाद को कमिश्नर बना दिया, इतनी जगह का इंपॉर्टेंट जगह का, और मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। मोदी जी जान आप पे कुर्बान, बताइए कहां का वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करनी है। बिहार का चुनाव जीतना है, मैं करता हूं ना। मैं 65 लाख वोट काट देता हूं, बताइए आपको किसके कटने हैं। मैं करोड़ों वोट इधर से उधर कर दूंगा, बताइए आप क्या करना है। आप तो इशारा करिए। लेकिन मोदी जी को इशारा करने के समय मौजूद ये समझ नहीं पाए कि अब सामने राहुल गांधी है, वो पप्पू नहीं है जिसके लिए उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए थे। वो पप्पू नहीं है जिसके लिए मीडिया हाउस और कारपोरेट हाउस उसको बदनाम करने के लिए जुटे हुए थे, और वो शख्स बोल नहीं रहा था, वो गांधी की तरह खामोश था। मेरे ज्योतिषाचार्य आते हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने तो, राजीव नारायण जी, उन्होंने तो राहुल गांधी की जन्म पत्री देख के कहा कि ये वाकई में पिछले जन्म में कोई संत था। इस व्यक्ति ने अपने शरीर को इस जन्म में भी साधना के रूप में बदल लिया है। और कम बड़ी बात है, कड़कड़ाती ठंड में आप और मैं रजाई से ना निकल पड़े, वो एक टी शर्ट में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकल पड़ा। तो मोदी जी यहाँ गलती कर गए, समझ नहीं पाए कि उनके ये ज्ञानेश कुमार की चमचागिरी, ये ज्ञानेश कुमार की चाटुकारिता, और उन्होंने सोच लिया कि देश में लोकतंत्र की आवाजें कम कर दी जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी। जो बोलेगा उसके घर पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। जब पहलगांव की घटना होगी तो 16 पाकिस्तान के चैनल बंद होंगे और देश का सिर्फ एक चैनल बंद होगा जिसका नाम है 4 PM। मैंने क्या गुनाह किया था देश भर में। मैंने यही तो सवाल पूछा था मोदी जी कि पहलगांव में आतंकी कहां से आ गए, सुरक्षा व्यवस्था कहां थी। यूट्यूब से लिखकर आया कि भारत सरकार ने कहा कि आप राष्ट्र विरोधियों से आपका चैनल बंद कर दिया जाता है। चैनल बंद कर दिया गया। मैंने यूट्यूब से, भारत सरकार से, दोनों से पूछा, बता तो दीजिए मैंने कौन सी राष्ट्र विरोध की बातें करी। आज भी मैं कौन सी राष्ट्र विरोध की बातें कर रहा हूं। मैं वो बातें कर रहा हूं जो देश के हर आदमी को पूछना चाहिए, कहना चाहिए। देश के हर आदमी को कहना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार जैसा नाकारा और नपुंसक आदमी इस लोकतंत्र का हत्यारा है। इस देश के आम आदमी को सड़क पे आके कहना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार के कृत्य देश की आत्मा को
झंझोड़ते के हैं, लोकतंत्र के स्वरूप को खत्म करते हैं। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने पूछा कि पहलगांव में आतंकी कहां से आ गए? मैंने पूछा कौन वो अफसर है जिसने आतंकियों के गलत स्केच जारी हो गए, नौकरी से बर्खास्त हुआ या नहीं हुआ? तो चैनल बंद कर दिया। वो तो भला हो कपिल सिब्बल जी का, 1 रुपया फीस नहीं ली, मुझे बढ़िया खाना और खिलाया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 हफ्ते का नोटिस जारी किया, सरकार ने तीसरे दिन ही मेरा चैनल खोल दिया। और 7वें दिन जब तारीख थी, सुप्रीम कोर्ट में आके कह दिया कि हजूर गलती होगी, अपना आदेश वापस ले रहे हैं। दोपहर के 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा हम अपना आदेश वापस ले रहे हैं। रात के 1 बजे दुबई पहुंचा और अगले दिन दोपहर के 2 बजे मैंने 4 पीएम मिडिल ईस्ट लॉन्च कर दिया। रंजना त्रिपाठी चला रही हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो 4 पीएम मिडिल ईस्ट कर लीजिएगा। दुबई में 4 पीएम का डंका बज रहा है। आपने मुझे रोकने की कोशिश करी, मैं दुनिया में फैल गया। लंदन से फोन आ रहे हैं कि 4 पीएम यूके शुरू करिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं तो देश में रह के, लखनऊ में रह के आपकी आंखों में आंखें डाल के पूछना चाहता हूं कि आप कर क्या रहे हैं? बिहार में एक एसआईआर का मुद्दा, राहुल गांधी ने देश को दिखा दिया कि वोट चोरी क्या होती है। वो संजय शर्मा कर्नाटक में भी वोट डालेंगे, हरियाणा में भी डालेंगे, दिल्ली में बैठेंगे, महाराष्ट्र में डालेंगे, बनारस में भी आके डालेंगे। अब तो मुझे अजय राय की बात 100% सही लग रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की, जो कह रहे थे कि मैं 7वें राउंड तक जीत रहा था, अचानक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट बंद हुई और मैं चुनाव हार गया। मोदी जी तो हारते हारते चंद वोटों से जीते। वो तो भला हो वहां के रीढ़ विहीन अफसरों का, जिन्होंने कुछ ही घंटों में खेल कर दिया, वरना देश का इतिहास बदल जाता और कम से कम हमें देश को एक अहंकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री से मुक्ति मिल जाती जिसने इस देश की विदेश नीति की ऐसी तहसीर कर दी, हमारी दुनिया में इतनी बेइज्जती नहीं हुई। पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश जो इंदिरा गांधी की आंख से कांपता था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख में आकर डाल के कह रहा है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाते हो और हमारा सेना अध्यक्ष जिसने आतंक की बुनियाद रखी वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच करता है। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम चीन के माल भी खरीदते हो, चीन की गुलामी भी करते हो, और वो चीन हमारे साथ खड़े होकर तुम पर हमला करता है। मुझे यकीन था कि प्रधानमंत्री चीन नहीं जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? अभी कुछ महीने पहले वो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर गोली मार रहा था, हत्याएं कर रहा था हमारे, उसमें कितने लोग मरे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म नहीं आई? आपके एक गलत फैसले के कारण हमारे दर्जनों लोगों को पाकिस्तानियों ने मार दिया। तो जो भदगोले चले, जो गोलियां चली, जो ड्रोन चले, उसमें हमारे दर्जनों लोग मारे गए। प्रधानमंत्री जी, क्या कभी आप किसी के घर गए? आपने शर्मनाक कांड के लिए माफी मांगी और आपने कहा, उन परिवारों से कभी कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हारी इतनी रक्षा नहीं कर पाया कि सीमा से बाहर आ रहे ड्रोन, सीमा से पार आ रहे गोले तुम्हें बचा पाते? और जिन हथियारों से वो आ रहे थे, वो हथियार चीन के थे। हमारे कितने जहाज गिरे? प्रधानमंत्री जी के बोलने की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री जी, क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे कितने राफेल पाकिस्तान से झड़प में गिरे? ये क्या देशद्रोह की बात है? ये क्या देश के साथ नहीं है? मैं सेना के साथ गले गले तक खड़ा हूं। प्रधानमंत्री जी, बिना सुरक्षा के आप भी चलिए, मैं भी चलिए, जिस बॉर्डर पे आप जहां चलना चाहेंगे मैं चलने को तैयार हूं। मैं देश का आपसे ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि मैं चीन और अमेरिका की गुलामी नहीं करता, मर जाता। अरे ये वो देश है जहां पे गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे दीवार में चुनवा दिए। ये वो देश है जहां पे हमारे महापुरुष घास की रोटी खाकर लड़े, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान के लिए, अपने अभिमान के लिए। ये वो देश है जहां पे पन्ना ध्यान ने अपना बच्चा कटवा दिया अपने उसूलों के लिए। और इस देश के प्रधानमंत्री अमेरिका और चीन के आगे गिर जा रहे हैं, बिछ जा रहे हैं। कौन सी कमजोर नस है प्रधानमंत्री जी आपकी अमेरिका के पास? क्यों आप नहीं कह पा रहे ट्रंप झूठ बोल रहा है? और इस देश की विधानसभाओं में मैंने किसी प्रधानमंत्री का 2 बार अपमान होते हुए देखा है। पहला अपमान भारतीय जनता पार्टी के अब जो नेता हैं कपिल जी, कपिल मिश्रा, जब वो आम आदमी पार्टी के विधायक थे तो उन्होंने दिल्ली के विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी की चरित्र हत्या करते हुए एक लड़की के साथ संबंधों की बात की थी। मैं उस बात पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी के बारे में टिप्पणी करने का, किसी महिला के बारे में बात करने का। प्रधानमंत्री जी भले बिहार में बंद कर रहे हो मां के अपमान का मुद्दा, लेकिन मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपने जितना देश की महिलाओं के बारे में खिलाफ बोला है, आपने राहुल गांधी की मां के खिलाफ बोला है, आपने उनको विदेशी विदेशी महिला कहा है,
आपने राहुल को एक बछड़ा कहा है, विदेशी बछड़ा कहा है। 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, क्या-क्या नहीं कहा। आपने ममता बनर्जी के लिए दीदी ओ दीदी जैसे नारे लगाए हैं। लेकिन अब वो मंत्री महिलाओं की बात कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने बहुत खराब बातें की। दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में सारी बातें दर्ज हैं। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता क्योंकि निजी हमला है और किसी महिला का नाम है उसमें। लेकिन विधानसभा में जो कहा जाता है वो रिकॉर्ड में होता है, वो निकाला नहीं जाता अगर पीटर सिंह अधिकारी ने उस समय नहीं निकाला। लेकिन कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री जी के चरित्र पे जो बातें की हैं वो दिल्ली के विधानसभा के दस्तावेजों में हैं और प्रधानमंत्री जी की महानता देखिए, उन कपिल मिश्रा को दिल्ली में मंत्री बना दिया। जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, जो प्रधानमंत्री के लिए अपमानित कर रहा है, जो प्रधानमंत्री के लिए एक महिला के संग रिश्तों को जोड़ रहा है, वो दिल्ली सरकार में मंत्री है। और फिर ममता बनर्जी ने आज पूरा बदला ले लिया। ममता बनर्जी के खिलाफ जो साजिशें की जा रही थी, डंके की चोट पर आज ममता बनर्जी ने हाउस में वोट चोर, मोदी छोड़ नारे लगाए। सुनवाता हूं ममता बनर्जी के तेवर, और मैं ममता बनर्जी के इन्हीं तेवरों की वजह से उनको पसंद करता हूं, उनको सलाम करता हूं। डरती नहीं है, सच में बंगाल की शेरनी है। आप भी सुनिए ममता बनर्जी के तेवर। मोदी चोर, बीजेपी चोर, 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 সবাই সমান না, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, মোদি চোর, বিজেপি 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 চোর, সব করে চোর, সব করে চোর, চোরের দল, ডাকাতদের দল। क्या तेवर हैं ममता बनर्जी के, एक बार फिर सुनिए। मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी 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 चोर, সবাই সমান না, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, মোদি চোর, বিজেপি 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 চোর, সব করে চোর, সব করে চোর, চোরের দল, ডাকাতদের দল। यही ममता बनर्जी हैं और इनके इसी तेवर की वजह से मोदी भी उनसे डरते हैं। बंगाल की शेरनी है, जब दहाड़ती हैं तो कैसे दहाड़ती हैं, सुनिए जरा। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, 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 एंटी बेंगोली बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बांग्ला विरोधी बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बांग्ला विरोधी बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बांग्ला विरोधी बीजेपी हटाओ, 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 मानुष विरोधी बीजेपी हटाओ, मानुष विरोधी बीजेपी हटाओ, बीजेपी चोर है, 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 चोरी डकाती नहीं चलेगा, चोरी डकाती नहीं चलेगा। ये थी ममता बनर्जी, जिनके तेवरों ने भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा दिया। इस बंगाल में एंट्री करने एसआईआर के जरिए ज्ञानेश कुमार की कृपा के चलते बीजेपी यहाँ पे जीतने का ख्वाब देख रही है कि यहाँ भी फर्जी वोटरों की बड़ी संख्या में ले आए। लेकिन ये ममता बनर्जी है,
कुआं निकाल देगी ममता बनर्जी, डरने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन ने ये हालात कर दिए, पैदा कर दिए कि बिहार को बंद कराने की बात करनी पड़ी। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं मैं सुनवाता हूँ। उन्होंने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका। ये थे तेजस्वी यादव। और बिहार के लोग बड़े परेशान थे, बिहार के लोग बड़े दुखी थे, क्योंकि जिस तरह से आज गुंडागर्दी खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग बंद करो। अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए, जोश में आ गए। अब आप दुकानें बताइए, बताइए। अरे बिहार बंद नहीं है क्या? ये देखिए, 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 बताइए ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये नेताजी क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हुआ? देखिए, भाजपा के नेता बंद करवाने आए हैं। यहाँ चिकन दुकानें खुली है, चिकन दुकानें खुली है। ये बिहार बंदी का असर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, सब्जी दुकानें, फल दुकानें सभी जो है वो खुली है। बिहार बंदी का असर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ऑटो लगी है, गाड़ियां चल रही है। यहाँ देखिए, ये भाजपा के नेता है, नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर ये दुकानें देखिए खुली है। एक मिनट, आपका बिहार कैसा बंद है? ये दुकानें तो खुली है, दिखाइए पूरा सब, दुकानें तो सब खुली हुई है। बिहार में जो है वो रखा था, क्योंकि समय जो है वो 12 बजे तक के बंद की थी, तो दुकानें तो 10-11 बजे खुलना शुरू होती हैं। जानती थी बीजेपी और एनडीए कि यहाँ पे चलेगा नहीं। उधर पवन खेड़ा ने हवा निकाल दी अंबानी के, नितिन गडकरी के गठजोड़ की। तेल आता है, रूस का टैक्स लगा भारत पे, मेरे और आप पर, माल कमाया अंबानी ने और उसके बाद गडकरी के बेटे ने। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मोदी ताऊ के राज में बेईमानी, वो तो जायज है भाई। आप लोग सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, एक नारा बुलंद हो गया पूरे देश में। हमने सोचा था सिर्फ बिहार में बुलंद होगा, लेकिन ये तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इवन गुजरात, सब जगह बुलंद होता जा रहा है। और ये नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। वोट चोर गद्दी छोड़। अब इस नारे के पीछे हो क्या रहा है? वोट चोरी के पीछे क्या हो रहा है? वोट चोरी क्यों की जा रही है? वोट चोरी तो एक शुरुआत होती है, उसके बाद कई तरह की चोरियां की जा रही। वोट चोरी तो झांकी है, अभी जेब काटना बाकी है, आपकी जेब काटी जा रही। ये प्रेस वार्ता वोट चोरी पर तो नहीं है, लेकिन जो पिछले 11 साल से चुराई हुई कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री जी, उनके कैबिनेट के सदस्य, कैबिनेट के सदस्यों के परिवार क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास एक भतीजों की फौज है। गडकरी जी का बेटा, अमित शाह जी का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा, डोभाल जी का बेटा, ऐसे भतीजों की एक फौज है। एक तरफ ताऊ जी बैठे हैं, नीचे भतीजों की पूरी फौज। ताऊ जी वोट चोरी करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर भतीजे नोट चोरी शुरू करते हैं। कुछ भतीजे T20 के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो क्रिकेट में चले गए। कुछ भतीजे E20 के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, जो एथेनॉल में चले गए। तो ये E20 और T20 के बीच में चोरी की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री और उनके भतीजों की फौज आपके और मेरे पसीना बहाकर कमाए हुए पैसों के साथ ये कर रहे हैं। ये पवन खेड़ा हैं जो बहुत तीखे हमले कर रहे हैं। कच्चा सस्ता तेल मोदी जी के एक दोस्त की रिफाइनरी में जाता है, वहां से प्रोसेस होता है, फिर मोदी जी के भतीजों की फैक्ट्री में जाता है, वहां से एथेनॉल मिक्स होता है और दिल्ली में मोदी जी बैठकर उसमें टैक्स मिक्स कर देते हैं। इसलिए 100 रुपए लीटर पेट्रोल देते हैं।
के देते हैं आप। तो ये सारे दोस्त, चाचा, भतीजा, ताऊ सब मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हैं वो आपके सामने है। ये अर्थव्यवस्था की खिचड़ी आपके सामने है, ये ऐसे बन रही है। हमें कहा गया साहब एथेनॉल से माइलेज बहुत अच्छा होगा और रखरखाव की जो चिंताएं हैं आपके इंजन की वो खत्म हो जाएंगी। उल्टा हुआ। नीति आयोग खुद कह रहा है कि 6% माइलेज में गिरावट तो नीति आयोग स्वीकार करता है कि आती है, लेकिन हकीकत तो और ज्यादा है। 2023 से पहले जितने इंजन हमारे यहां बने हैं, दे आर नॉट कंपैटिबल विथ एथेनॉल फ्यूल। इंजन डैमेज हो रहे हैं, हमारी आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चोरी की गद्दी है। उनको लगता है फिर से वोट चुराएंगे, गद्दी चुराएंगे और यही काम करते रहेंगे उनके भतीजे। अब E30 की भी बात हो रही है। हमारी आपकी चिंताओं की कोई चिंता नहीं उन लोगों को। हमने जब सब आप लोगों ने आवाज उठाई कि साहब इंजन डैमेज हो रहे हैं, हमें माइलेज कम मिल रहा है, तो बोले ये तो पेट्रोलियम लॉबी कर रही है। ये गडकरी जी कहते हैं, उन्हीं के वर्ड्स हैं कि पेट्रोलियम लॉबी की तरफ से आवाजें आ रही हैं। अरे साहब, ये हमारे इंजन से आवाजें आ रही हैं, हमारी जेब से आवाजें आ रही। ये कोई पेट्रोलियम लॉबी के लोग नहीं है हम और आप। हम तो पेट्रोलियम लॉबी के शिकार हैं, अब हम एथेनॉल लॉबी के भी शिकार हैं। आम नागरिक तो हर जगह से परेशान किया जा रहा है, पेट्रोलियम लॉबी भी और एथेनॉल लॉबी भी और वोट चोर भी, सब परेशान कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताया पानी, अनाज, तकनीकी प्रभाव। अब किसानों पर आ जाइए। किसानों का हमें कहा गया साहब ये एथेनॉल की वजह से उनकी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। वो हकीकत भी आपके सामने है। किसानों को नहीं मिल रहा। शुगर केन की जो बड़े बड़े लोग हैं उनको जरूर मिल रहा है लाभ, गडकरी जी की बेटों की फैक्ट्रीज को मिल रहा है लाभ। किसानों को इसका कोई लाभ ट्रांसफर नहीं हुआ। उल्टा ग्रेन्स, अनाज सस्ते में उनसे लिया जा रहा है एथेनॉल बनाने के लिए, वो लाभ भी किसानों को नहीं मिला। चावल हो या गेहूं हो, उसमें किसी का लाभ जो एथेनॉल में अनाज जा रहा है किसानों को नहीं दिया गया। उनको जैसे सस्ते पेट्रोल से लाभ हमें नहीं हस्तांतरित हुआ, नागरिक को, कंज्यूमर, उपभोक्ता को, वैसे ही इसका भी लाभ किसानों को नहीं ट्रांसफर हुआ। यह भी लाभ जिनको लेना था वो ले गए। पर्यावरण के बारे में मैंने आपको बताया, जो जितने एथेनॉल की डिस्टिलरीज हैं ये लाल श्रेणी, रेड कैटेगरी के प्रदूषक हैं। जो सबसे डेंजरस, सबसे एक्सट्रीम कैटेगरी है पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाने वाली कैटेगरी, वो है रेड कैटेगरी। ये उस रेड कैटेगरी में आती हैं एथेनॉल की डिस्टिलरीज। तो हमें एक बात कोई समझा दे सरकार की तरफ से कि ये एथेनॉल से लाभ किसको हुआ, आम नागरिक को क्या लाभ हुआ, किसान को क्या लाभ हुआ, पर्यावरण को क्या लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, बताइए। ये सवाल रोज बढ़ रहे हैं, सवाल आज भी खड़े हैं, जवाब नहीं मिल रहा। पवन खेड़ा ने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी एक एक 2021 में जब आपने ये शब्द कहे थे कि जब हम 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लेंगे तो कल्पना कीजिए कि किसान कितना पैसा कमाएंगे। तो मोदी जी अब आप बताइए, 2021 के जरिए जो आपने एथेनॉल मिश्रण किया उसका लाभ किसानों को कितना मिला, ये आंकड़े सबके सामने रखिए। माइलेज के आंकड़े सबके सामने रखिए। इंजन डैमेज की जो शिकायतें हैं उसके आंकड़े सबके सामने रखिए। नंबर 2, अगर एथेनॉल मिश्रण का उद्देश्य पेट्रोल को 55 रुपए और डीजल को 50 रुपए पे लाना था, तो हम सब दोगुना कीमत क्यों दे रहे हैं, ये आंकड़े सामने रखिए, ये कारण सामने रखिए। नंबर 3, अगर ये E20 एथेनॉल को बढ़ावा देना एक सार्वजनिक नीति है, तो गडकरी जी के बेटों को यह अप्रत्याशित लाभ क्यों मिला, ये लाभ उपभोक्ता को क्यों नहीं मिला, सिर्फ आपके भतीजों को क्यों मिल रहा है, ये भी आपको जवाब देना चाहिए। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, मोदी जी के शब्द हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। एक नया कानून लाने की कोशिश की, 130वां संशोधन, 130th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये 130वां संशोधन पारित हो जाएगा, क्या उससे पहले आप अपने ये तमाम भतीजों की फौज पर कोई जांच बैठाएंगे? आपके जो भाई हैं कैबिनेट में सारे, मैंने नाम गिनाया आपको, अमित शाह, गडकरी जी, सिंधिया जी, और कैबिनेट के भी ऊपर जो बैठे हैं डोभाल जी, कोई एथनॉल से कमा रहा है, कोई क्रिकेट से कमा रहा है, कोई पाकिस्तान से कमा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बेचकर कमा रहा है। इन सब पर जांच होगी क्या? 130वें संशोधन से पहले होगी क्या जांच? और 130वें संशोधन का प्रभाव इन लोगों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और आखिरी 2014 से लेकर 2025 तक 38.89 लाख करोड़, लगभग 40 लाख करोड़, 38.89 लाख करोड़ आपने पेट्रोल और डीजल पर जो सेस के जरिए कमाया है, उस पैसे का हिसाब इस देश के नागरिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? दे हैव मेड almost 40 lakh crore out of the cess they charge on petrol and diesel from us. इन सब सवालों के जवाब हमें मालूम है नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लोग वोट चुरा कर आते हैं और फिर जेब काट कर जाते। ये लोग वोट चुरा कर आते हैं और आपकी और मेरी जेब काट कर जाते हैं। कोई शक नहीं बचा, कोई स्थिति नहीं बची, पिक्चर की तरह चीजें साफ है। अब ड्यूटी आपकी है कि क्या आप ज्ञानेश कुमार जैसे नाकारा और नपुंसक चुनाव आयुक्त को इस देश में देखना चाहते हैं? गांधी जी के सिद्धांतों पर चलिए, कोई हिंसा नहीं, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, लिखिए वोट चोर ज्ञानेश कुमार गद्दी चोर। सत्ता से पहले ज्ञानेश कुमार की रवानगी करिए। इस देश के लोगों को ऐसे अफसरों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए जो अपनी कुर्सी की नैतिकता को ताक पर रख रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट के से बार बार कहलवाना पड़ रहा है, आदेश देना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र को आप बचाना चाहते हैं तो आप भी सक्रिय होइए, लिखिए वोट चोर इस देश में नहीं स्वीकार। वोट डालना इस देश का लोकतांत्रिक अधिकार। कोई ज्ञानेश कुमार, कोई राजीव कुमार, कोई चंद्रचूड़ की हैसियत नहीं है कि वो आपके वोट की चोरी कर सके। अगर आप जाग गए, आपका जागना इस देश के लिए बड़ा जरूरी है। इस देश को, लोकतंत्र को बचाना है तो आपका सजग होना बहुत जरूरी है। अकेले राहुल गांधी, अकेले तेजस्वी यादव, अकेले अखिलेश यादव, अकेले ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती। इस देश के जनमानस के अंदर अगर जागृति नहीं होगी, वो जागृति, वो चेतना, वो विकास केवल आप कर सकते हैं। और विकास इसलिए कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को बताइए कि विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है कि दलितों के, पिछड़ों के और मुसलमानों के वोट काट दिए गए हैं। क्या इस देश में रहने का अधिकार इन लोगों को नहीं है? क्या इस देश में मनुस्मृति और मनुवाद लाने की तैयारी है? क्या ऊंची जातियां राज करेंगी पिछड़ों और दलितों पर, और पिछड़ों और दलितों की बात सिर्फ और सिर्फ मंच पे की जाएगी? आपका एक एक मत, आपका एक एक विचार इस देश को जिंदा रखेगा। और याद करिए, इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपकी भागीदारी का सवाल उठेगा। मैं आपको किस्सा बनाना चाहता हूं। जब भगवान श्री राम श्रीलंका पर रावण के देश पर हमला करने जा रहे थे, देश को तहस करना चाह रहे थे, मां सीता को लाना जा रहे थे, तो एक पुल बना रहे थे। आपको पता होगा ये पूरी कहानी। एक चींटी अपनी चोंच में, अपनी नोक पे छोटा सा रेत का कण लेके जा रही थी। बंदर ने पूछा कि चींटी कहां लेकर जा रही हो? तो चींटी ने कहा, भगवान श्री राम जिस पुल का निर्माण कर रहे हैं, मैं उस पुल के निर्माण में अपना योगदान देने जा रही हूं। बंदर ने कहा, चींटी तेरे छोटे से रेत के कण से क्या पुल बन जाएगा? चींटी ने कहा, पुल बने ना बने, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि भगवान श्री राम अपने उद्देश्य के लिए जा रहे थे, तो एक योगदान मेरा भी था, भले वो एक कण का। जब इतिहास लिखा जाएगा, जब लोकतंत्र की आवाजों का जिक्र होगा, तो लिखा जाएगा कि आपकी सहभागिता कितनी जरूरी थी। याद किया जाएगा कि गोदी मीडिया का नफरत का पैगाम बड़ा था या आपकी सजगता, आपकी मोहब्बत ज्यादा जरूरी थी। लिखा जाएगा कि गोदी मीडिया इस देश में, अंबानी के चैनल इस देश में जब हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे थे, देश के वो कौन लोग थे जो कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान इस देश की आत्मा है, उनको अलग नहीं किया जा सकता।
याद रखिए जो मौन थे समय उनका भी लिखेगा इतिहास। अगर आज आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों का होगा। कितना बर्बाद कर दिया गया, कितना तबाह कर दिया गया इस देश को, कल्पना करिए। आईआईटी मुंबई से पास किए हुए बच्चे 25-30% बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो आईआईटी कभी सपना हुआ करता था कि अगर बच्चा आईआईटी में पहुंच गया तो उसका फ्यूचर बन गया, इस प्रधानमंत्री ने देश को यहां पे लाके खड़ा कर दिया है। नौजवानों के हाथों में कटोरा दे दिया है कि आईआईटी पास करना भी आपकी गारंटी नहीं बन रहा। जरा देखिए कि देश में कौन लोग हैं जो ऐसी बातें उठा रहे हैं। ऐसे देश में कौन पत्रकार हैं जो आपकी बातें सच आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सजग हो, आप जागो। आप याद रखिए अगर आप हिंदू मुसलमान के फसाद में उलझे रह गए, आप याद रखिए अगर आप इस नफरत की राजनीति में उलझे रह गए, तो आप अपना और आने वाली पीढ़ियों का, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तबाह कर देंगे। ये वक्त है, ये लोकतंत्र को बचाने का वक्त है, ये वोट चोरों से देश की मुक्ति दिलाने का यज्ञ है। इसमें ये खड़े होइए, कहिए कि एक एक वोट जरूरी है, किसी का वोट काटा जाए ये स्वीकार नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपने मत देने का अधिकार है। और फिर एक शेर के साथ में अपनी बात खत्म करूंगा। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।